हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज की पीआईबी एनालिसिस में जो गवर्नमेंट स्कीम है वो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। बड़े ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है एंड बीइंग अ गवर्नमेंट स्कीम जीएस2 का भी पार्ट है एंड जीएस3 का पार्ट है बिकॉज इट इज़ रिलेट्स टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमारा जीएस3 का पार्ट बनता है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यू स्कीम है, क्या कुछ इसके अंदर हमारे इश्यूज़ हैं, क्या इसके अंदर स्कीम है और क्या वे फॉरवर्ड है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है आईआर का पार्ट, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो नाम से ही पता चल रहा है इंडियन ओशन कंट्रीज़ जो हैं उनकी ये एक एसोसिएशन है। तो क्या एसोसिएशन है, क्या इस ग्रुपिंग का महत्व है, क्या उन इसके मेंबर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जाननी हैं। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की या किसी भी और लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको लिंक मिल जाता है पीडीएफ डाउनलोड करने का। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी हम अपनी पीडीएफ्स जो है वो साथ के साथ अपडेट कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ पे। तो जो यूनियन कैबिनेट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को, जिसके अंदर फॉस्फेटिक एंड पोटासिक यानी कि पोटाशियम और फॉस्फेट इन दोनों फर्टिलाइजर्स को राबी सीजन के लिए जो है प्रोवाइड किया जाएगा अक्टूबर 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपको न्यूट्रिएंट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। अब जैसे कि पोटाशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, या और कोई भी आपका न्यूट्रिएंट है जो आपको लगता है कि आपकी खेती के अंदर ज़रूरत है उसकी, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इससे हम फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिच करना और जो क्रॉप्स की यील्ड है वो बढ़ाना, वो सारी की सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं। जैसे एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉड्यूल्स होते हैं, वो आपकी फर्टिलिटी को भी इन्हांस करता है, तो नाइट्रोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम जैसे अभी हमने बात की, इसके अलावा सल्फर भी हमें बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर चाहिए होता है। तो अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए वो आपको सब्सिडी पे मिल जाएगा। नाइट्रोजन आपको लगभग 18 रुपये के करीब, फॉस्फोरस 46 रुपये के करीब, पोटाशियम 10-11 रुपये और सल्फर जो है वो 2-3 रुपये के करीब हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम की बात करते हैं, बेस्ड सब्सिडी की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा रेशो रखा गया है वो है 4:2:1। मतलब कि सरकार चाहती है कि एक ऑप्टिमम बैलेंस के अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी खपत बढ़े। 4 यहाँ पे एन है मतलब नाइट्रोजन, उसके बाद जो 2 है वो है पी मीन्स फॉस्फोरस, और उसके बाद 1 जो है वो है के मीन्स पोटाश। तो इस रेशियो के अंदर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्रीज होने चाहिए ताकि आपकी यील्ड भी अच्छी हो, यील्ड के अंदर जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो, प्रोडक्ट्स की जो फार्मर्स के ऊपर है बर्डन वो कम हो, एंड साथ ही साथ जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है या इनफर्टिलिटी है वो भी साथ के साथ एड्रेस जो है वो हो सके। तो हर तरह से आप देख रहे हो कि आपको एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे आप इन्फोग्राफिक के अंदर देख सकते हो कौन से एलिमेंट्स जो हैं प्लांट को चाहिए होते हैं और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो अगर हम एयर, वाटर और सॉइल की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तो बेसिक हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन आपको स्पेशली ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर हम बात करें जो सॉइल से या फिर आपको ऊपर से फर्टिलाइजर्स के थ्रू डालने पड़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे ऊपर आ जाता है फॉस्फोरस और पोटाशियम, जैसा मैंने आपको बताया, इसीलिए इनको सब्सिडी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा माइनर वाले आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड और मॉलिबीडियम। तो ये सारे के सारे उसके बाद माइनर लेवल पे आ जाते हैं। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, फॉस्फोरस, पोटाशियम, माइनर के अंदर सल्फर और उसके बाद नाइट्रोजन तो है ही है, क्योंकि नाइट्रोजन आपको, अगर आपके पास कोई ऐसी क्रॉप उगी हुई है जिसकी रूट्स ऑटोमेटिकली बीइंग रूट नोड्यूल्स के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आपको नाइट्रोजन के लिए भी स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें इश्यूज़ की, तो इश्यूज़ सबसे बड़ा ये है कि यूरिया को आपने छोड़ दिया और यूरिया सबसे ज़्यादा फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, जिससे कि एक तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो यूरिया के ऊपर ज़्यादा है। एक स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र की जगह बंदा सोचता है यूरिया डालो, बात खत्म, ठीक है। दूसरा, प्राइस इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है लोग सोचें, फार्मर सोचें कि यार छोड़ो, हम यूरिया को ही और ज़्यादा डाल लेते हैं,
उससे जो फर्टिलाइज़र की रेशियो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं 4:1 वाली, वो भी क्रिएट नहीं हो पाएगी और यूरिया का ओवर यूज़ होगा। फिर वो यूरिया जो है सॉइल के अंदर जाएगी, ग्राउंड वाटर को ख़राब करेगी, और अगर बारिश होती है तो सॉइल रन ऑफ के थ्रू नदी में जाएगी और उसको ख़राब करेगी। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। सेकेंडली, ये सेकेंड बिगेस्ट सब्सिडी होगी फूड सब्सिडी के बाद। तो इकनॉमी के ऊपर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, और सॉइल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइज़र से जो है नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कोई नुकसान ना हो। एंड सेकेंडली, जो स्मगलिंग है वो भी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि यूरिया, क्योंकि हम सस्ती प्रोवाइड करते हैं तो यूरिया जो है स्मगल हो जाती है आपके बांग्लादेश में, नेपाल में तो बड़े आराम से हो जाती है, पूरस बॉर्डर्स हैं, राइट। तो इसी तरीके से अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी जो स्मगलिंग है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज रिलेट्स टू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन ओशन के, ये आपका इंडियन ओशन है, जो भी इंडियन ओशन को बॉर्डर करने वाले एरियाज़ हैं उनकी ये एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। और ये इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग को लेकर के इन्होंने मीटिंग की थी, जिसके अंदर इंडियन नेवी भी इनवाइटेड थी और गोवा के अंदर कंडक्ट की गई थी। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 के अंदर इसे हमने फॉर्म किया था, ताकि हम इस एरिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल ग्रोथ सब कुछ इंश्योर कर सकें। और सारे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब पानी को लगने वाले कंट्रीज़ हैं, उन सभी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी हो, बिजनेस टू बिजनेस बातें हों, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, कोई फैसिलिटेशन है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, वो सारी चीज़ें करें। तो ये सारी की सारी चीज़ों से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अगर प्रेजेंट हम चेयरपर्सन की बात करें तो यूएई जो है वो प्रेजेंट चेयरपर्सन है, और वाइस चेयरपर्सन जो है वो है बांग्लादेश के पास। सेक्रेटरीट की बात करें तो सेक्रेटरीट जो है इसकी मॉरिशियस के अंदर है। सो यहाँ पे इसकी सेक्रेटरीट है, इंडिया के अंदर नहीं है, मॉरिशियस के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हो, क्योंकि बंदे का दिमाग एकदम जाता है इंडियन ओशन की है तो यहाँ पे और कौन सा बड़ा कंट्री है, तो इंडिया में इसकी सेक्रेटरीट होगी, बट इसकी सेक्रेटरीट मॉरिशियस में है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी एरियाज इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं वो आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि पायरेट्स वगैरह ये सारा चक्कर ना हो। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, फिशरीज़, अभी भी फिशरीज़ पे ही बात हो रही है। उसके बाद आपके डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, क्योंकि ये सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं या फिर सुनामी से जो है संक्रमित हैं, सुनामी यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद टूरिज्म एंड कल्चर, क्योंकि इनका मेन बिजनेस टूरिज्म है, स्पेशली मॉरिशस वगैरह का अगर आप देखो तो इंडिया तो इतना टूरिज्म नहीं बढ़ा पाया, पर बाकी कंट्रीज जो है टूरिज्म पे ऊपर ही चल रही हैं। यूएई भी रादर टूरिज्म पे ही है, तेल के अलावा, राइट। उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया हमारा, टूरिज्म हो गया, एकेडमिक एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, इन सब का एकेडमिक्स वीक है, तो जहाँ से एकेडमिक की हमें बेटर चीज़ें मिल सकती हैं तो वो हम एक्सचेंज करें। फिर ब्लू इकोनॉमी, अगेन फिश प्रोडक्ट्स की बात आ जाती है, फिश मीट की बात आ जाती है। उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट आ जाता है। तो ये सारे के सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लोग बातें करते हैं। तो मेनली आप लगाओ के चलो, इनका काम जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि भाई अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी हो और अपना फिशेस विशेस का बढ़िया बिजनेस जो है वो चलता रहे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको
हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।